हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक वाले गुरी सर। हमने हमारी फर्स्ट यूनिट की जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम उसमें से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम पारिभाषिक शब्दावली, जिसके अंदर हमने छोटे छोटे जो टॉपिक थे वो क्लियर किए। अब उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसमें हम करने वाले हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? पूछा गया है कि संगीत का मुख्य अंग है गायन, वादन, नृत्य या ये सभी। तो देखिए, संगीत का जो मुख्य अंग है ये तीनों होते हैं, गायन भी होता है, वादन भी होता है, नृत्य भी होता है। तो इसमें ये सभी जो आंसर हमारा राइट है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन थे? संगीत रत्नाकर के रचयिता के बारे में हमने बताना है पंडित शारंगदेव, भरत, भारती या पार्श्वदेव। तो संगीत रत्नाकर के रचयिता पंडित शारंगदेव थे। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं? हम वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात करें कि उनके अंदर संगीत में कौन कौन सी विधाएं आती हैं। गायन, वादन, नृत्य, गायन तथा वादन। अब हमने बताना है कि कौन कौन सी आती हैं। देखिए, हमने अच्छा खासा इसको पढ़ा है और उसमें मैंने आपको बताया था कि गायन और वादन जो है वो उनके म्यूज़िक के अंदर इंक्लूड है, बल्कि जो डांस है वो म्यूज़िक में वो इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं? कितने प्रकार की संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं? 2, 3, 5 या 7 प्रकार की। तो देखिए, कितने प्रकार की जो है ये है 2 प्रकार की, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति, ये 2 प्रचलित हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटकी संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटकी संगीत पद्धति को दक्षिण संगीत पद्धति, उत्तरी संगीत पद्धति, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति या भारतीय संगीत पद्धति। तो आपका आंसर कमेंट्स में राइट कीजिए आप। तो जो हमारा आंसर है इसका वो होगा दक्षिण संगीत पद्धति। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 2 तरह की संगीत पद्धतियाँ, एक उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय। दक्षिण भारतीय को ही संगीत, जो दक्षिण भारतीय को ही कर्नाटकी संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव संगीत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? भाव संगीत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5 या 6? 3, 4, 5 या 6 बताइए कितने भागों में किया गया है? तो देखिए, भाव संगीत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद में मिलती है? सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? कौन से वेद के अंदर संगीत का वर्णन किया गया है बताइए? तो देखिए, जो हमारा सामवेद है उसमें संगीत के सामग्री का वर्णन किया गया है। ये सबसे पुराना वेद है जिसमें संगीत की सामग्री मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद के कितने भेद बताए गए हैं? 1, 4, 3 या 2? 1, 4, 3, 2 नाद के भेद बताने हैं। कितने प्रकार हैं? तो देखिए, नाद 2 प्रकार का होता है, आहत नाद और अनाहत नाद। इसी प्रकार ये श्लोक दिया गया है। ये आहत नाद के अर्थ में स्पष्टीकरण के लिए यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है? मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के श्लोक दे के पूछा जाता है ये किस ग्रंथ से है। तो संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, संगीत दर्पण या नाट्यशास्त्र। तो ये जो श्लोक है वो संगीत दर्पण में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का संबंध किससे है? संगीत का संबंध किससे है? आहत नाद, अनाहत नाद, विकृत नाद या सुसंस्कृत नाद? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था हमारी इस नाद की इकाई को। जिसका संबंध संगीत से है मैंने बताया था वो है आहत नाद। आहत नाद जिसका संबंध संगीत से है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, नकारम प्राणम नामानम। और ये जो दिया गया है श्लोक पढ़ लीजिए आप। ये नाद के वर्णन के लिए प्रयुक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं? नाट्यशास्त्र, संगीत परिजात या संगीत रत्नाकर, संगीत अनूप विलास? बताइए किस में वर्णित है ये?
तो ये जो वर्णित है संगीत रत्नाकर के अंदर वर्णित है ये। अगला क्वेश्चन है, नाद का रूप भेद निम्न में से कौन सा है? नाद का रूप भेद, ऊंच नीचता भेद, नाद की जाति, नाद का टिकाऊपन, नाद का छोटा बड़ापन। तो देखिए नाद का जो रूप भेद है वो नाद के छोटे बड़ेपन से तात्पर्य है इसका, ठीक है, नाद का छोटा बड़ापन। नेक्स्ट है, भिन्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नादों का भिन्नत्व नाद की डैश कहलाता है? जाति, मूल शब्द, आंदोलन या मूल स्वर। देखिए नाद की जातियां कहलाता है, वो अलग अलग वस्तुओं से जो नाद उत्पन्न होता है वो नाद की जाति कहलाता है। किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद होता है। निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक हो तो क्या होता है? नाद ऊंचा, नीचा, मध्यम या तेज। तो जब आंदोलन संख्या अधिक होगी तो नाद ऊंचा होगा, ठीक है, नाद ऊंचा होगा। इसी तरह नाद का ऊंचा नीचापन डैश की संख्या पर निर्भर करता है। नाद का ऊंचा नीचापन डैश की संख्या पर निर्भर करता है? स्वर, आंदोलन, सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन आंदोलन, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ऊंचा नीचापन आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। अगला है, प्रत्येक नाद के साथ कुछ डैश नाद भी उत्पन्न होते हैं। नीचे, सुरीले, सहायक या मध्यम। जब कोई नाद उत्पन्न होता है तो उसके साथ कौन से नाद हैं जो उत्पन्न होते हैं, वो कौन से नाद होते हैं हमें ये बताना है। तो देखिए उसके साथ जो है ना सहायक नाद उत्पन्न होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाद की आंदोलन डैश तथा डैश होते हैं? मधुर, नीचे, नियमित, सुरीले, स्पष्ट, सुरीले, स्थिर या नियमित। तो इसमें हमने आंसर को चूज करना है। जो नाद के आंदोलन है वो स्थिर और नियमित होते हैं, स्थिर और नियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नाद जो स्वयं ही बिना किसी की सहायता से श्रोता को प्रसन्नचित्त करे क्या कहलाता है? नाद, स्वर, श्रुति या ग्राम। तो देखिए जो श्रोता के चित्त को प्रसन्न करे उसे कहते हैं स्वर, स्वर कहते हैं। जो स्वर है वही श्रोता के चित्त को प्रसन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, पेंटाटोनिक स्केल कितने स्वर सप्तक का होता है? पेंटाटोनिक 6, 5, 7, 4। देखिए पेंटा नाम से ही है, पेंटा मतलब 5, तो जो 5 स्वरों का स्केल है वो पेंटाटोनिक है। आगे फिर एक श्लोक दिया गया है आपको, ये श्रुति के निर्धारण के लिए प्रस्तुत पंक्तियाँ ग्रंथ से उद्गृत हैं। ये श्लोक कौन से ग्रंथ से आया है? संगीत रत्नाकर, नारदीय शिक्षा, अभिनव राग मंजरी या संगीत परिजात। तो देखिए जो श्लोक है ये है अभिनव राग मंजरी से। इस तरह के श्लोक दिए जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि श्लोक कौन से ग्रंथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 22 श्रुतियों में से एक है। अब इनमें जो नाम दिए गए हैं इनमें से एक नाम ऐसा है जो 22 श्रुतियों में से किसी एक का है, जैसे मधुवंती, बिहागिनी, रौद्रिका और दयावती। जो दयावती है वो 22 श्रुतियों में से एक नाम है। निम्नलिखित में से श्रुति नाम को इंगित कीजिए। रंजनी, मंदा, क्रोधा और ये सभी श्रुतियों का जो नाम होता है उनमें से नाम कौन से हैं? रंजनी है, मंदा है, क्रोधा है, ये सभी है। तो देखिए जो ये तीनों ही नाम श्रुतियों के होते हैं। और मैंने श्रुतियों को याद करने के लिए आपको कोड बताया था, वो हमारे लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। भारतीय संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई है? 32, 22, 24 या 26? भारतीय संगीत में श्रुतियों की संख्या है 22। 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं जिन पर स्वरों को व्यवस्थित किया गया है। वैदिक काल में 3 स्वरों के गान को क्या कहते थे? 3 स्वरों के गान को सामिक, स्व, साम या राग। तो देखिए 3 स्वरों के गान को सामिक कहा जाता था, सामिक। अगला क्वेश्चन,
साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वरों की खोज की गई? साम गायकों द्वारा कौन से स्वरों की खोज की गई थी? ग रे सा रे गा, म प ध या ग म ध? साम गायकों द्वारा सबसे पहले खोजे जाने वाले स्वरों के बारे में इसमें बताना है हमने। तो वो थे ग, रे और सा। इसी सीक्वेंस के अंदर इनकी खोज की गई थी। फिर है वैदिक कालीन स्वर क्रूष्ट का आधुनिक नाम क्या है? वैदिक काल का जो स्वर था क्रूष्ट, उसका आधुनिक नाम क्या है? मध्यम, गंधार, पंचम, षडज। इनमें से एक नाम है जो था, कौन सा था आप बताइए? देखिए, मध्यम का नाम था क्रूष्ट। वैदिक काल में क्रूष्ट स्वर जो था वो आधुनिक नाम मध्यम है। फिर है सामगान के कितने भाग होते हैं? सामगान के कितने भाग होते हैं? 7, 8, 10 या 12? 7, 8, 10 या 12? तो देखिए, सामगान के 7 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 7 भाग। क्वेश्चन अगला है, देखिए, वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? सामगान के मुख्य गायक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। उद्दाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता या उद्वात। तो क्या नाम था जो सामगान का मुख्य गायक था? उसका नाम उद्दाता, जिसको उद्गाता भी कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, ये श्लोक दिया गया है आपको। श्लोक देखिए, ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से वर्णित है? संगीत परिजात, संगीत रत्नाकर, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, ये जो पंक्तियां हैं ये 2 ग्रंथों में दी गई हैं, संगीत परिजात और संगीत रत्नाकर के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब आगे है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछा गया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? अब बताइए ये क्वेश्चन, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और विकृत स्वर 2 तरह के होते हैं। अब है, शुद्ध स्वर के कौन से प्रकार हैं? शुद्ध स्वर के प्रकार चल स्वर, अचल स्वर, ए और बी दोनों या विकृत स्वर? देखिए, शुद्ध स्वर के जो प्रकार हैं वो चल स्वर है और अचल स्वर दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। फिर है, विकृत स्वर के कौन से प्रकार हैं? कोमल स्वर, तीव्र स्वर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो विकृत स्वर कोमल भी होते हैं और तीव्र भी होते हैं, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अचल कहे जाते हैं? षडज धैवत, षडज पंचम, षडज ऋषभ और षडज मध्यम। तो ये हैं षडज और पंचम, यानी कि सा और पा, ये दोनों अचल स्वर हैं, मतलब इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। फिर नेक्स्ट है, उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन से स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं? ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद या ये सभी? देखिए, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रे, ग, ध, नी ये चारों स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि रे के भी 2 रूप हैं, कोमल और तीव्र, गा के भी 2 हैं, धैवत के और निषाद। रे, गा, धानी ये चारों स्वर के 2 रूप, शुद्ध और कोमल ये इसके 2 रूप होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान कहलाता है? श्रुति और स्वरों के रहने का स्थान ग्राम, मूर्छना, घर या सप्तक? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? देखिए, जहाँ ये स्वर रहते हैं उसको कहते हैं ग्राम। क्या कहते हैं? ग्राम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12, 13, 7 या 5? एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें पजल हो सकते हैं बहुत से बच्चे। देखिए, एक जो सप्तक है उसमें कुल 12 स्वर होते हैं। कौन कौन से 12? देखिए, 7 हो गए शुद्ध स्वर, 4 हो गए कोमल स्वर और 1 हो गया तीव्र स्वर। और ये टोटल कितने होते हैं? 7, 4, 11 और 1, 12। टोटल 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में पूछा गया आपसे, कोई शुद्ध या कोमल देकर नहीं पूछा गया। मुख्य शुद्ध स्वर कितने हैं? मुख्य शुद्ध स्वर कितने हैं? 12, 7, 13 या 9? तो सिंपल सी बात, मुख्य शुद्ध स्वर जो है वो 7 हैं, सा रे गा मा पा धा नी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तक के प्रथम भाग सा रे गा मा को क्या कहते हैं? पहले भाग को पूर्वांग, उत्तरांग, उत्तरार्ध या उठान? तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला भाग जो सा रे गा मा है उसको क्या कहते हैं? देखिए, उसको कहते हैं पूर्वांग, यानी कि पूर्व का अंग, यानी कि पहले का अंग। फिर है, पाश्चात्य संगीत में कितने स्वरांतर माने जाते हैं? कितने स्वरांतर माने जाते हैं? सेमीटोन, मेजर टोन, माइनर टोन या ये सभी? तो बताइए कितने होते हैं? ये तीनों ही होते हैं जी। सेमीटोन भी होता है, मेजर टोन भी होते हैं, माइनर टोन भी होते हैं। ये तीनों ही स्वरांतर होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? जो वेस्टर्न जो म्यूज़िक है उसका जो शुद्ध स्वर सप्तक है वो किस राग के समान है? काफ़ी, बिलावल, शुद्ध सारंग या भीम पलासी? तो देखिए, वो बिलावल राग के समान है और हमारा जो बिलावल थाट है उसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? ई मेजर, सी मेजर, डो रे मेजर या एफ मेजर? तो पाश्चात्य संगीत में जो शुद्ध स्वर सप्तक है उसको क्या कहा जाता है? देखिए, उसको कहते हैं, शुद्ध स्वर सप्तक को कहा जाता है सी मेजर। अब आता है मेजर टोन इंटरवल निम्न में से किन स्वर जोड़ियों के बीच पाए जाते हैं? मेजर टोन इंटरवल सा रे मा पा धा नी या ये सभी? मेजर टोन, देखिए, सारे मा पा धा नी, इन सभी स्वरों के बीच में एक एक स्वर का अंतराल होता है, क्योंकि सा रे के बीच में कोमल रे आ गया, मा पा के बीच में तीव्र मध्यम आ गया और धा नी के बीच में कोमल धा आ गया। तो ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से माइनर टोन इंटरवल किन स्वरों के मध्य पाया जाता है? रे गा, पा धा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो माइनर टोन इंटरवल है रेगा के बीच में भी होता है और पाधा के बीच में भी होता है, तो ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेमी टोन इंटरवल किन स्वरों के मध्य पाया जाता है? सेमी टोन। अब सेमी टोन क्या है? देखिए, गामा, नीसा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो सेमी टोन होता है उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। गामा के बीच में कोई भी स्वर छूटता नहीं है और नीसा के बीच में भी किसी स्वर को नहीं छोड़ते हम। ये बिल्कुल साथ के स्वर हैं। तो ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर होगा। ये होगा सेमी टोन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस ने कितने संवाद माने हैं? कितने संवाद किसने? पाइथागोरस ने। 2, 3, 4 या 5? देखिए, जो पाइथागोरस है उसने 3 संवाद माने हैं। कितने संवाद माने हैं? 3 संवाद। अब पाइथागोरस ने निम्न में से कौन सा संवाद माना है? ऑक्टेव इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, फोर्थ इंटरवल या ये सभी? कौन सा संवाद माना है? तो उसने ये 3 संवाद माने हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि वो इसकी क्लैरिफिकेशन दे रहा है। पाइथागोरस ने कितने संवाद माने? 3। और कौन कौन से हो गए? ऑक्टेव इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल और फोर्थ इंटरवल, और यानी कि ये सभी, ये तीनों ही संवाद पाइथागोरस ने माने हैं। अब पाश्चात्य स्वर सप्तक में दैवत स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? पाश्चात्य स्वर सप्तक में ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप, दैवत स्वर की आंदोलन संख्या 400, 450, 405 या 432। देखिए, जो पाश्चात्य स्वर सप्तक है उसमें दैवत की आंदोलन संख्या 400 है। पाश्चात्य स्वर सप्तक में कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या क्या है? क्वेश्चन मार्क आना था यहाँ पे, क्या है? तो बताइए क्या है? 270, 256, 271 या 254 सही 2/7। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए 256 है जो, वो है इसकी आंदोलन संख्या। किसकी? कोमल ऋषभ की। और आंदोलन संख्या के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो लेक्चर्स के अंदर मैंने क्लियर किया हुआ है। फिर है 49, पाइथागोरस ने स्केल की रचना के लिए कौन से सिद्धांतों का पालन किया? फ्रांस्को, स्वर्त, पाइथागोरस और भातखंडे। पाइथागोरस ने स्केल की रचना के लिए, मेन ध्यान रखना, स्केल की रचना के लिए कौन से सिद्धांतों का पालन किया?
तो देखिए पाइथागोरस ने पाइथागोरस का ही पालन किया था। 2 टोन वाला स्केल किसे कहा जाता है? 2 टोन वाला, नेचुरल स्केल, पाइथागोरस स्केल, डायटोनिक स्केल है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 टोन नाम से ही क्लियर है, यानी कि डायटोनिक स्केल है, उसको ही 2 टोन वाला स्केल कहा जाता है। अब आता है किसी भी देश की रुचि के आधार पर मधुर स्वरों को चुनकर किस सप्तक की रचना की जाती है, उसे कहते हैं नेचुरल स्केल, डायटोनिक स्केल, टेम्पर्ड स्केल या इनमें से कोई नहीं। देश की रुचि के आधार पर मधुर स्वरों को चुनकर जिस सप्तक की रचना की जाती है उसे कहते हैं, बताइए, उसे कहते हैं नेचुरल स्केल। क्या कहा जाता है उसको? नेचुरल स्केल। इसी तरह डायटोनिक स्केल के कितने भाग हैं? डायटोनिक स्केल के भाग बताने हैं मेजर स्केल, माइनर स्केल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेजर स्केल और माइनर स्केल दोनों ही इसके पार्ट हैं, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है, डायटोनिक स्केल के मेजर और माइनर। फिर है भारतीय संगीतज्ञों के अनुसार वादी की संवादी स्वर से दूरी होती है। वादी की संवादी स्वर से दूरी 13 श्रुत्यांतर, 9 श्रुत्यांतर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो श्रुतियों का जो अंतर होता है वादी स्वर और संवादी स्वर के बीच 13 का भी होता है और 9 का भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों हमारे राइट आंसर हैं। फिर है राग का महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? महत्वपूर्ण स्वर वादी, संवादी, विवादी या अनुवादी। जो महत्वपूर्ण स्वर है राग का उसे हम कहते हैं वादी स्वर। उस पर बार बार आरोह के दौरान या राग के विस्तार के दौरान उस पर बार बार ठहराव किया जाता है। फिर है अनुचर उपमा कौन से स्वरों को दी गई है? अनुचर उपमा वादी स्वर को, संवादी स्वर को, विवादी स्वर को या अनुवादी स्वर को। देखिए जो अनुचर की उपमा दी गई है वो दी गई है अनुवादी स्वर को। किसे दी गई है? अनुवादी स्वर को। फिर है स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहा जाता है? आरोह, अवरोह, अलंकार या पकड़। चढ़ते हुए क्रम यानी कि आगे की तरफ बढ़ना। तो आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं आरोह। क्या कहा जाता है उसको? आरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग की पहचान कराने वाले स्वर समुदाय को कहा जाता है। देखिए राग की पहचान कराने वाले स्वर समुदाय को आरोह, अवरोह, पकड़ या अलंकार क्या कहा जाता है उसे? देखिए आरोह अवरोह नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है पकड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ण कौन सा है? स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी या ये सभी। तो देखिए जो वर्ण होते हैं स्थाई भी होते हैं, आरोही भी होते हैं, अवरोही भी होते हैं, संचारी भी होती हैं, यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर है। अब है 59। स्थाई, आरोही, अवरोही इन तीनों के संयोग से की गई क्रिया क्या कहलाती है? स्थाई, आरोही और अवरोही तीनों के संयोग से जो क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं? अभोगी वर्ण, चित्तरंजनी, संचारी वर्ण या गोमुखी। ये अच्छा क्वेश्चन है तो इस पर ध्यान दीजिए जरा। तो जो स्थाई, आरोही, अवरोही इन तीनों के संयोग से जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं संचारी वर्ण। क्या कहा जाता है उसको? संचारी वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाट माने गए हैं? 7, 8, 9, 10। तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अंदर 10 थाट माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राग में कम से कम कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? 7, 4, 6, 5। कम से कम कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? देखिए कम से कम स्वर पूछे गए हैं आपसे, यानी मिनिमम कितने स्वर होंगे बताइए। इसका आंसर बहुत इजी है ये। देखिए कम से कम 5 स्वर का होना जरूरी है राग के अंदर, और 5 स्वर अगर होंगे तो उसको क्या कहेंगे कमेंट में राइट करके बताइएगा आप। अगर 5 स्वर होंगे तो उनको क्या कहा जाता है? हमने ये टर्म क्लियर की हुई है। तान मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तान मुख्य रूप से कितने प्रकार की? 4, 5, 6 या 7। देखिए जो तान है वो मैंने बताया था आपको, तानों के प्रकार जब हमने किए थे वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अब ये अगर आप जानना चाहते हैं तो लेक्चर अटेंड कर सकते, और अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज है तो कमेंट में राइट करके बताइएगा कि कितने तरह की तान होती है।
आगे है स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले के चित्त के लिए सुखदायी हो, क्या कहलाता है? गमक, कंपन, आंदोलन या श्रुति। स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले के चित्त के लिए सुखदायी हो। देखिए, जो सुखदायी होता है वो होती है गमक। क्या होती है? गमक। आगे है गमक के भेद हैं 14, 15, 16, 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गमक के भेद बताने हैं आपने। गमक के कितने भेद हैं? देखिए, जो गमक के भेद हैं हम 15 तरह के हैं। 15 तरह की गमक होती है और इन 15 तरह की गमक के बारे में हमने लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। फिर है दक्षिण भारतीय ग्रंथों में गमक के कितने प्रकार मिलते हैं? अब आता है दक्षिण भारतीय ग्रंथों में पूछा गया है 15, 16, 10 या 18। देखिए, जो दक्षिण भारतीय ग्रंथों में गमक के 10 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें 10 विधि गमक। मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना है तो आप हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। अब आता है जी वलित गमक को आजकल क्या कहते हैं? वलित गमक को मींड, खटका, कंपित या लीन। वलित गमक को आजकल क्या कहते हैं? देखिए, वलित गमक को आजकल कहते हैं मींड। तिरिप गमक, तिरिप नामक गमक को आजकल क्या कहते हैं? हिल्लोल, हिंडोल, काफी या संदर्भ। तो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। इसे कहते हैं हिल्लोल। फिर स्फुरित गमक को आजकल किस नाम से जाना जाता है? हिल्लोल, गिटकरी, खटका या मींड। बताइए क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जी गिटकरी। स्फुरित गमक को कहते हैं गिटकरी। 69 तिरिप गमक का मात्रा काल क्या है? मैंने आपको जब ये लेक्चर करवाया था तब मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि मात्रा काल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। तिरिप गमक का मात्रा काल 1/8, 1/9, 1/4 या 1/2। बताइए इसका मात्रा काल क्या है? 1/8। अगला क्वेश्चन है कंपित गमक का मात्रा काल। कंपित गमक का मात्रा काल 1/8, 1/4, 1/2 या 1/3। तो जो कंपित गमक होती है उसका मात्रा काल होता है 1/4। याद रखिएगा 1/8 किसका है और 1/4 किसका है? तिरिप का 1/8 है, कंपित का 1/4 है। अल्पत्व व बहुत्व का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? संगीत पारिजात, संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र या पंचपाणी। इनमें से बताना है आपको सबसे पहले अल्पत्व और बहुत्व का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया। देखिए, सबसे पहले जो इसका वर्णन था वो संगीत रत्नाकर में किया गया था। सबसे पहले किसमें किया गया था? संगीत रत्नाकर में। अब आता है अल्पत्व शब्द से क्या अभिप्राय है? अधिक प्रयोग, अल्प प्रयोग, वक्र प्रयोग या वर्जित। अल्पत्व, तो देखिए नाम से ही क्लियर है, अल्पत्व यानी कि अल्प प्रयोग। 73 गीत या बंदिश का समाप्ति स्वर क्या कहलाता है? न्यास का स्वर, उपन्यास का स्वर, अनुवादी स्वर या विवादी स्वर। गीत या बंदिश का समाप्ति स्वर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समाप्ति स्वर को क्या कहते हैं? न्यास का स्वर। नेक्स्ट है किसी भी राग के मूल स्वरूप को छुपाकर उस पर उसकी संप्रकृत राग की छाया दिखाना सांगीतिक भाषा में क्या कहलाता है? तिरोभाव, आविर्भाव, चतुरंग या दादरा। देखिए, जब हम मूल स्वरूप को छुपाकर उसकी संप्राकृतिक राग की छाया दिखाते हैं तो उसको कहते हैं तिरोभाव। क्या कहा जाता है उसको? तिरोभाव। तो आविर्भाव किसे कहते हैं? आविर्भाव, तो जब उस राग की छाया से वापस हम उसके मूल स्वरूप पर आते हैं उसको आविर्भाव कहा जाता है। फिर है तिरोभाव शब्द का अर्थ क्या है? मूल स्वर का स्वरूप छिपाना, संकीर्ण रागों का गायन, बंदिश का प्रस्तुतिकरण या मूल राग का स्वरूप स्पष्ट करना। अभी हमने इसके बारे में किया, मूल राग का स्वरूप छिपाना। स्वर तथा तालबद्ध शब्द कहलाते हैं। स्वर तथा तालबद्ध शब्द क्या कहलाते हैं? तो आपने बताना है स्वर तालबद्ध शब्द। गीत, ध्रुपद, धमार या टप्पा। देखिए, स्वर और तालबद्ध जो शब्द हैं उनको गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
गीत कहा जाता है। नेक्स्ट है, गीत में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? ताल, नाद, श्रुति या मूर्छना? बताइए। देखिए, गीत में जो प्रयुक्त होने वाली जो ध्वनि है उसे कहते हैं श्रुति। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम व्यू से, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप राइट करना चाहें तो 1 लाइन आंसर आप बना सकते हैं इसका। फिर है, शास्त्रों में निबद्ध गान के कितने नाम मिलते हैं? निबद्ध गान के कितने नाम मिलते हैं? प्रबंध, रूपक, वस्तु या ये सभी? कितने मिलते हैं जी? प्रबंध, रूपक, वस्तु या ये सभी? बताइए। तो ये सारे के सारे ही मिलते हैं ये नाम निबद्ध गान के। आगे है, किन स्वरों की संगति को स्वर संवाद कहते हैं? षडज पंचम, षडज मध्य, षडज गंधार या ये सभी? स्वर संवाद, किन स्वरों की संगति को स्वर संवाद कहा जाता है? तो बताइए इनमें से आंसर आपका क्या होगा? ये तीनों ही स्वर संवाद होते हैं। षडज पंचम भी होता है, षडज मध्यम भी, षडज गंधार भी, और ये तीनों हमारा राइट आंसर। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच, देख लीजिए, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच गाए जाने वाले रागों में कौन सा स्वर समूह प्रबल रहता है? रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच गाए जाने वाले रागों में कौन सा स्वर प्रबल रहता है? तीव्र मध्यम, शुद्ध गंधार या पंचम? तो देखिए, जो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में गाए जाने वाले जितने भी राग हैं उसके अंदर जो शुद्ध मध्यम है वो प्रबल रहता है। कौन सा स्वर? शुद्ध मध्यम। फिर दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच गाए जाने वाले रागों में कौन सा स्वर प्रबल रहता है? अब दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में बताना है। शुद्ध मध्यम, पंचम, कोमल गंधार या तीव्र मध्यम? तो बताइए इसका आंसर आप। देखिए, जो अब इसमें कौन सा रहेगा? तीव्र मध्यम। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच, तीव्र मध्यम। फिर आता है, वाग्यकार शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? कौन सा स्वर? शब्द वाग्यकार शब्द। वाग प्लस गेय, वाक प्लस गेय, वाग्य प्लस कार या वाग्येय प्लस कार? तो जो हमारा आंसर इसका राइट है वो है वाक प्लस गेय। ये हमने इस टॉपिक में क्लियर किया था। फिर आता है, उत्तम वाग्यकार में कितने गुण बताए गए हैं? उत्तम वाग्यकार में कितने गुण हैं? 28, 30, 35 या 40? कितने गुण बताए गए हैं? देखिए, जो उत्तम वाग्यकार है उसमें 28 गुण बताए गए हैं। 28 गुण। मातु प्लस धातु किसके प्रतीक हैं? वाग प्लस गे, वा प्लस गे, वाक प्लस गे या वाग्य प्लस गे? तो है वाक प्लस गे के। अब कौन सा स्केल 6 स्वर सप्तक का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 स्वर सप्तक का कौन सा स्केल है? हेक्साटोनिक, पेंटाटोनिक, हेप्टाटोनिक या डायटोनिक? अब देखिए, मैंने आपको अभी थोड़े से देर पहले समझाया था कि पेंटाटोनिक 5 स्वर, डायटोनिक 2 स्वर। अब हेक्साटोनिक या हेप्टाटोनिक में से कोई आंसर होगा हमारा, बताइए कौन सा है? तो जो हेक्सा यानी कि 6, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्साटोनिक, ये हमारा ए राइट आंसर होगा। एक थाट में कितने स्वर होते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक थाट में कितने स्वर होते हैं? 7, 6, 5 या 8? एक थाट में देखिए 7 स्वर होते हैं, चाहे वो कोमल हो चाहे या शुद्ध हो। तो उस एक ही थाट, मैंने आपको बताया था जब हमने थाट के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको ये क्लियर किया था जब हमने थाट के बारे में पढ़ा था कि एक ही स्वर के 2 स्वरूप कभी भी थाट के अंदर नहीं आ सकते, राग के अंदर चाहे आ जाएं। रागों की उत्पत्ति किससे होती है? मूर्छना, थाट, जाति या ग्राम? रागों की उत्पत्ति बतानी है। देखिए, जो रागों की उत्पत्ति है वो थाट से होती है। किससे होती है? थाट से। अगला क्वेश्चन, राग में कौन सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता? कौन सा स्वर है जो कभी भी वर्जित नहीं होता? पंचम, षडज, धैवत या निषाद? ये सबको पता होना चाहिए। देखिए, पंचम भी वर्जित हो जाता है, धैवत भी हो सकता है, निषाद भी हो सकता है, पर षडज नहीं होता है क्योंकि ये रूट नोट होता है। षडज कभी भी वर्जित नहीं होता।
रूट नोट ही वर्जित हो जाएगा तो हम किसके सहारे से गाएंगे। फिर है राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ। राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ। संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, बृहद्देशी या संगीत पारिजात। देखिए इसका जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले मतंगकृत बृहद्देशी में हुआ था। किस में हुआ था? बृहद्देशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दामोदर ने संगीत दर्पण में राग के कितने भेद बताए हैं। दामोदर ने संगीत दर्पण में राग के कितने भेद बताए हैं? 5, 2, 4 या 3। तो देखिए जो पंडित दामोदर हैं उन्होंने राग के 3 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? राग के 3 भेद। और राग के 3 भेदों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन कौन से शामिल हैं? शुद्ध राग, छाया अलग राग, संकीर्ण राग या ये सभी। तो देखिए जो राग के जो 3 भेद बताए गए हैं उनके अंदर ये सारे के सारे ही शामिल हैं। शुद्ध राग, छाया अलग राग, संकीर्ण राग, ये तीनों ही शामिल हैं, यानी कि ये हमारा डी ऑप्शन राइट है। फिर है रागांग, भाषांग तथा क्रियांग के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है। रागांग, भाषांग तथा क्रियांग के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? राग, आलाप, उपांग या मिश्र राग। बताइए क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपांग। क्या कहा जाता है? उपांग। अगला क्वेश्चन है, कंपित नामक गमक को आजकल क्या कहते हैं। कंपित नामक गमक को आजकल क्या कहते हैं? कंपन, सूत, मींड या खटका। क्या कहते हैं उसको? खटका कहते हैं कंपित नामक गमक को। फिर है टेम्पर्ड स्केल इनमें से किसके लिए अधिक प्रयुक्त है। टेम्पर्ड स्केल मेलोडी, राग, हारमोनी या तान, किसके लिए अधिक उपयुक्त है ये? तो देखिए ये है जो हारमोनी के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, टेम्पर्ड स्केल। फिर है ये एक आपको श्लोक दिया गया है, इसको देखिए। ताल की यह परिभाषा कौन से ग्रंथ में दी गई है? जो ताल की ये परिभाषा दी गई है कौन से ग्रंथ में है? संगीत दर्पण, संगीत रत्नाकर, ताल प्रकाश या नाट्यशास्त्र, किस में दी गई है ये? तो देखिए जो दी गई है ये संगीत रत्नाकर में दी गई है। किस में दी गई है? संगीत रत्नाकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी तालों की उत्पत्ति किससे हुई? देशी तालों की उत्पत्ति किससे हुई? मार्ग तालों से, देशी तालों से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो देशी तालों की उत्पत्ति है वो मार्गी तालों से हुई है। हमने ये पिछले टॉपिक में जब हमने इसको क्लियर किया था तो पढ़ा था इसके बारे में। फिर है मार्गी तालों की कितनी जातियां बताई गई हैं। अब इसके बारे में, इनकी जातियों के बारे में बताना है। मार्गी तालों की जातियां 4, 3, 5 या 2। तो जो इनकी जातियां बताई गई हैं वो बताई गई हैं 3। कितनी बताई गई हैं? 3। फिर आगे है निम्नलिखित में से तालों की जातियां कौन सी हैं? शुद्ध ताल, सालग ताल, संकीर्ण ताल या ये सभी। तो देखिए जो तालों की जातियां बताई गई हैं ये तीनों ही हैं, शुद्ध, सालग, संकीर्ण, ये तीनों ही हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, ठेके शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में? ठेके शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? ताल प्रकाश, सरम ए इशरत, ताल विवरण या ताल की पारिभाषिक शब्दावली में। देखिए जो ताल प्रकाश जो ग्रंथ है उसके अंदर सबसे पहले ठेके शब्द का वर्णन किया गया था। फिर है 100 नंबर क्वेश्चन, ताल को नापने की इकाई को क्या कहा जाता है? मात्रा, कायदा, ठेका या परन। ताल को नापने की इकाई मात्रा, कायदा, ठेका या परन। देखिए ताल को मापने की इकाई है मात्रा, तो मात्रा जो है ताल को नापने की इकाई है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस जो भी पिछले जितने भी सालों में क्वेश्चन आए हैं इस यूनिट से उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और वो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा ताकि जो आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं कोई भी गलत न हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।